हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरुंग में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर के नोट्स, जो है हमारा चैप्टर जल संसाधन। मैंने टेस्ट सीरीज़ भी आप लोगों को 2 कवर करा दी हैं, 6310, 6311। ठीक है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसमें सॉल्यूशन भी बताया हुआ है मैंने। पूरे 100 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज़ होती है। आप लोगों को उससे आइडिया होगा कि जीएस का पेपर किस तरीके से आता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन किस तरीके से दिए जाते हैं। तो आप लोगों को वो टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी देखनी है, वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। तो उम्मीद है कि आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये पहुंच सके जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है नोट्स की। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। तो हमारा चैप्टर है जल संसाधन। फर्स्ट हेडिंग है इसका जल। ठीक है, हम जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। ठीक है, यह अलवणीय जल हमें सतही, अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ठीक है, ये जानेंगे हम अभी। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। वर्षा और वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतर जल की कमी इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। ठीक है, उम्मीद है आप यहाँ पर इसको चीज़ों को समझे होंगे, इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट। आगे आता है आपका जल दुर्लभता। ठीक है, जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और इसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और इसके असमान वितरण का परिणाम हो सकती है। ठीक है, जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं, बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए होता है। ठीक है, अगर जल नहीं होगा तो फसल नहीं होगी, है ना। फसल नहीं होगी तो अनाज भी आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जल जो है, कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो ये उसी पे है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही संचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और उसके ऋतु में भी खेती की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। पहला पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। ठीक है, आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। ठीक है, जल से ही विद्युत भी बनता है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। ठीक है,
इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी स्थिति संभव है जहां पर जल अधिक मात्रा में है परंतु फिर भी जल की कमी है। इसका मुख्य कारण हो सकता है घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरक द्वारा जल का प्रदूषण जो मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमें प्राकृतिक पारितंत्र को निम्नीकृत होने से बचाएं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपका जल जीवन मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर नहीं भी पूछा जा रहा है, कभी आपको ऐसे में आता है या मेंस में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो वहाँ पे आप ये इस तरीके से पॉइंट लिख सकते हो, ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, जल जीवन मिशन, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। ठीक हो, इसको आप याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको मेन पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, जब भी आंसर लिखना हो, लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है आपका मेंस में, तो वहाँ पे आप ये बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन। ठीक है, हम जल का संरक्षण प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, इसको जानते हैं। यहाँ पर प्राचीन काल में जल संरक्षण के लिए सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय, तालाब, नहरों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, पॉइंट वाइज देखेंगे यहाँ पर। प्राचीन भारत में जलीय कृतियां, यह हेडिंग है आपका, ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट है, पहला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। सेकंड पॉइंट है कलिंग यानी कि ओडिशा। ठीक है, नागार्जुन कोंडा यानी कि आंध्र प्रदेश, बेन्नूर यानी कि कर्नाटक और कोल्हापुर यानी कि महाराष्ट्र, इनके प्राचीन नाम है, इनको भी आप याद करिएगा। महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास यानी कि एक विशिष्ट तालाब बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेडिंग बांध निर्माण द्वारा जल संरक्षण।
परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेती की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवा देते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं, अपितु इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जलापूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन और मछली पालन में भी होता है। इसलिए बांध को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, यहाँ पे पॉइंट है। नेक्स्ट, उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आता है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका भाखड़ा नागल परियोजना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी जब स्टैंडर्ड बुक्स में आएंगे हम। ठीक है, अभी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के नियंत्रण, देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदा में लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम सामने आ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपका नदी परियोजनाओं पर आपत्तियां। ठीक है, नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई थी। ठीक है, इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहत स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, इसको भी हम पॉइंट वाइज समझेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला पॉइंट है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं।
प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहन ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित किए। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिम भारत विशेष का राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है। नेक्स्ट पॉइंट है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जौहड़ इसके उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे टांका, इसको समझते हैं। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है, यानी कितना बड़ा होता है। ठीक है, यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है, यानी कि इसको वो पीने योग्य बनाता है ग्रीष्म ऋतु तक। ठीक है, वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट हेड यहाँ पे। इस प्रकार से हम भौम जल को बचा सकते हैं, जिसकी निम्नलिखित विधियां हैं। ठीक है, 3 विधियां हैं यहाँ पर, 3 विधियों के नाम दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से नोट करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी आप लोगों को कोई वीडियो आए इम्पॉर्टेंट, मैं नोट्स भी बताऊंगी आप लोगों को बीच में 2026 के लिए। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिएगा, समझिएगा, तो जो है कि वो आपको सबसे पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग बेल आइकन भी प्रेस करते हैं सब्सक्राइब करने के साथ। यहाँ पे 3 विधियाँ हैं। पहला है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, सेकंड है छत वर्षा जल संग्रहण और थर्ड है टांका प्रणाली। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हम टेस्ट सीरीज करेंगे, उसके बाद फिर हम जो करेंगे जब टेस्ट सीरीज फिनिश हो जाएगी उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर इसका करेंगे 10th क्लास का 4th, जो कि हमारा रहेगा कृषि। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों को यहाँ पर मेरे हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे। किसी को भी पूरे नोट्स की PDF चाहिए तो डिटेल आप लोगों को मेरे इस चैनल पे मिल जाएगी, मैंने और भी डिटेल में बताया हुआ है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिएगा, शॉर्ट देखिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा। जिसको कुछ भी पूछना है तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो कल मिलते हैं आप सबको मेरा, तब तक के लिए बाय बाय।